आज हम एक चौथे पॉइंट की बात करते हैं जो है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। बाइवेरिएट के अंदर अभी तक मैंने डिस्कस किए हैं कुछ वीडियोस रिग्रेशन के ऊपर, एक दो वीडियो का स्क्वायर टेस्ट के ऊपर, शायद हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डमी वेरिएबल भी रिग्रेशन में डिस्कस किया है। ये वाला पोर्शन काफ़ी टाइम से हमारा लेफ्ट आउट है, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस या बाइनरी। तो आज इसको डिस्कस करते हैं और ये थोड़ा सा एक लंबा वीडियो है। लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस उस केस में लगता है जब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो और नॉन मीट्रिक हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो मीट्रिक हो, इसको बोलते हैं लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो, सारे के सारे मीट्रिक, तब इसको बोलते हैं मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। तो आज हम एक केस डिस्कस करते हैं मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का, और मैं एक्सेल का काफ़ी यूज़ करूँगा इसके अंदर। तो केस ऐसा है कि मेरे पास एक रिस्क है, बैंक मैनेजर कंसर्न है कि देखने में कि क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं लो या हाई रिस्क के लिए। एक एज है हमारे पास, इनकम है समथिंग इन लैक्स रुपीज़, मैरिड लाइफ के कितने साल हो गए हैं, और इनसे क्या हमारा रिस्क एक्सप्लेन हो पाता है। तो रिस्क कैटेगोरिकल है, कोडिंग है 1 और 2। तो देखिए ये एक मैं बार बार बोलता हूँ कि चीज़ एक ही है, रिग्रेशन उसके ऑफशूट्स हैं ये। जैसे इस केस में अगर मैं यहाँ पे रिग्रेशन लगना नहीं चाहिए, पर अगर मैं रिग्रेशन लगा के देखूँ तो रिग्रेशन हमारा सिग्निफिकेंट है। ये दो सिग्निफिकेंट है, नंबर ऑफ़ ईयर्स तो इनसिग्निफिकेंट है, कांस्टेंट भी सिग्निफिकेंट है। तो एक इक्वेशन आ गई। तो अगर मैं ऐसे एक इक्वेशन लिखता हूँ 3.9 माइनस 6.07 इंटू एज माइनस 0.198 इंटू इनकम एंड -2, या ये तो इनसिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक का मतलब है लो रिस्क। तो अगर मैं ऐसा इक्वेशन लिखता हूँ, इसका मतलब जितनी एज बढ़ती जा रही है रिस्क कम होता जा रहा है, या जितना इनकम बढ़ती जा रही है रिस्क कम है। इवन नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ भी हालांकि इनसिग्निफिकेंट है, पर फिर भी मतलब नेगेटिव था कि जितने जितने मैरिड लाइफ की एज बढ़ रही है लोग कम डिफ़ॉल्ट करेंगे और रिस्क कम है। पर इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर मैं बोलूं कि अगर किसी बंदे के 20 साल हो गए हैं, ये 20 साल का बंदा है, इनकम इतनी है, इसका इतना है, तो लो रिस्क होगा कि हाई रिस्क होगा। तो जब हम इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा मुझे, पर मुझे वो वैल्यू नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मुझे प्रिडिक्शन चाहिए हाई रिस्क में जाएगा कि लो रिस्क में जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें रिग्रेशन से एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एक कट पॉइंट चाहिएगा कि इस कट पॉइंट से ज़्यादा पे हाई रिस्क और इससे ज़्यादा पे लो रिस्क। इस तरह का काम हम रिग्रेशन जैसा ही करेंगे और इन टेबल्स का भी यूज़ करेंगे। तो आई होप आपने रिग्रेशन की वीडियो देखे हैं, नहीं तो एक बार रिग्रेशन को दोबारा समझ लीजिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिग्रेशन क्या है। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के अंदर एक्चुअली हम रिग्रेशन, अनोवा सब कुछ यूज़ करेंगे और बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो मैं इसको अभी रख लेता हूँ। एक और चीज़ मैं अभी ये देखना चाह रहा हूँ, क्या ये जो एज है इस रिस्क से रिलेटेड है। तो अगर आप यहाँ देखें तो हमने एक बार बात की थी कि अगर इसका डायगनली अपोजिट, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल मीट्रिक हो, इंडिपेंडेंट नॉन मीट्रिक हो, तो हम लगाते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग या लेट्स से टी टेस्ट रिग्रेशन। तो अब मुझे देखना है क्या इन दोनों का रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे मैं बार बार स्कॉलर्स को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि टी टेस्ट, अनोवा, रिग्रेशन सब एक ही बात। ये सिर्फ डिपेंड करता है हमारा मेजरमेंट कैसे है। चाहे एज रिस्क पे रिलेटेड करे या रिस्क एज पे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं एक बार उल्टा भी काम करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या ये तीनों इनके अकॉर्डिंगली डिफरेंट है या सेम है। तो रिस्क हमारा फैक्टर है और ये तीनों हमारे, तो आप बोल सकते हैं कि दो थे ये, तो अनोवा क्यों लगा रहे हैं, लगा सकते हैं अनोवा भी। तो अनोवा ये बोल रहा है कि जो हमारे दो ग्रुप हैं, एज दोनों ग्रुप के लिए अलग अलग है, मंथली इनकम भी अलग अलग है और मैरिड लाइफ के ईयर्स भी अलग अलग है। तो ये हमारी पहली चीज़ हुई कि हाँ तीनों हमारे रिस्क से रिलेटेड हैं। अब इन दोनों टेबल्स का, इस टेबल का और मॉडल समरी अनोवा टेबल, इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में। आइए समझते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या है। सो एनालाइज
क्लासिफाइड डिस्क्रिमिनेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, ग्रुपिंग वेरिएबल। तो रिस्क है, इसमें हम रेंज दे सकते हैं, मतलब 2 भी दे सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी दे सकते हैं। कैटेगरीज कितनी है हमारी। अगर हम बाइनरी रिग्रेशन यूज करेंगे तो बाइनरी का मतलब ही 2 होता है, बाई, तो वहाँ पर सिर्फ 2 कैटेगरी दे सकते हैं। LDA या MDA में हम कितना भी दे सकते हैं, सारे इंडिपेंडेंट। और मैं दोबारा बताऊँ एक बारी कि ये सारे के सारे मीट्रिक हैं। अगर इनमें कोई नॉन मीट्रिक है तब हमें मल्टी नॉमिनल रिग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। इसके ऑप्शंस देखते हैं। सिलेक्ट मीन, मतलब मीन मीडियन मोड। यूनिवेरिएट अनोवा, ये वही चीज़ है जो मैंने वन वे अनोवा निकाली है। बॉक्सएम, बॉक्सएम हमारा रहता है कि जैसे हम अनोवा यूज़ करते थे तो अनोवा से पहले एक लेवन टेस्ट होता था जो वेरिएंस चेक करता था 2 ग्रुप का। अब यहाँ पे वेरिएंस नहीं होगा, यहाँ पर हमारे मैट्रिसेस होंगे। तो ये मैट्रिसेस यहाँ पर गिवन है, तो मैं इन मैट्रिसेस को भी ले लेता हूँ। और एक अजम्पशन है कि हमारे विद इन ग्रुप जो मैट्रिसेस हैं कोरिलेशन के, वो सेम होने चाहिए। फिशर अनस्टैंडर्डाइज, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो रिग्रेशन में होती थी। फिशर का मतलब है स्टैंडर्डाइज बीटा, और अनस्टैंडर्डाइज बीटा रिग्रेशन इक्वेशन लिखने के काम आता है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये है रिग्रेशन ही, कुछ नई चीज़ नहीं है, थोड़े से उससे बातें अलग हो सकती हैं। मेथड कुछ नहीं, इसमें भी स्टेप वाइज है, इसमें सिलेक्ट भी है जो हम बाद में यूज़ करेंगे। क्लासीफाई, क्लासीफाई में अब सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि प्रोबेबिलिटी कितनी लेनी है। यानी अभी एक चीज़ ये देखिए कि मेरे जो रिस्क के कितने कितने हैं, ग्रुप्स कितने हैं मेरे पास, तो 50-50 हैं, बढ़िया। अगर मान लीजिए मेरे डाटा सेट में रिस्क के 80% होते तो इसका मतलब हुआ कि रियल लाइफ केसेस जो मैंने लिए या मेरे सैंपल ने जो कैप्चर किया उसमें 80% हाई रिस्क वाले हैं। तो मैं क्या चाहूँगा कि मैं जब प्रिडिक्शन करूँ मेरे सैंपल के बेस पे, तब तो यही आना चाहिए ना कि हाई रिस्क वाले ज़्यादा हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, एनालाइज क्लासिफाइड डिस्क्रिमिनेंट, तीनों को यहाँ पर, और इन सब को टिक कर देते हैं अभी, जिनके हम मीनिंग समझेंगे। क्लासीफाई, ऑल ग्रुप इक्वल का मतलब है सबके 50% लेगा। इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि जितना आपका एक्चुअल हो ना ग्रुप का साइज, उतना प्रोबेबिलिटी कर दे ताकि आपकी प्रिडिक्शन अच्छी होती है। इसी तरह यूज कोवेरियंस मैट्रिक्स, बाय डिफ़ॉल्ट हम काम करते हैं विद इन ग्रुप पे, इसको चेक करेगा बॉक्सएम। और अगर बॉक्सएम सिग्निफिकेंट हो जाता है, यानी वो बोलता है कि वेरिएंस अलग अलग हैं, तो हम सेपरेट ग्रुप में करेंगे। तो हो सकता है अभी मतलब फर्स्ट विद इन पे काम करेंगे, बॉक्सएम बताएगा कि हमें इस पे टिक करना है या नहीं करना। डिस्प्ले केस वाइज रिजल्ट या समरी टेबल, रिग्रेशन में ऐसा कोई समरी नहीं बनाते थे, यहाँ हम एक समरी बनाएंगे कि एक्चुअल जो हमारा केस है उसको हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं इन 3 वेरिएबल से। तो एक इक्वेशन आएगी, इक्वेशन के बेस पे हम दोबारा से इनकी वैल्यूज़ पे, जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं इन तीनों पे, हमारी इक्वेशन में पुट करके एक नई कंप्यूटेड वैल्यू निकालेंगे रिस्क की, और हम देखेंगे हम कितने एक्यूरेट हैं अपने प्रिडिक्शन के अंदर। इसको बोलते हैं समरी टेबल। प्लॉट वगैरह छोड़ सकते हैं, रिप्लेस मिसिंग वैल्यू बाय मीन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा अच्छा रहता है कि आप डाटा क्लीनिंग करके काम करें। कंटिन्यू। सेव में एक तो है ग्रुप मेंबरशिप सेव कर दें, कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट स्कोर जो मैं बता रहा हूँ कट ऑफ होगा जिसके बेस पे निकलेगा, और प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ग्रुप मेंबरशिप ये अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, इन दोनों का मुझे रिक्वायरमेंट है कैलकुलेशंस में। ओके, अब ये बहुत लंबी सारी बहुत सारी चीज़ें देखता है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 18 केस थे, सभी इंक्लूड कर दिए, कोई भी मिसिंग नहीं है, कोई इसने बाहर नहीं निकाला, गुड वन। सेकंड, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है मीन मीडियन मोड, ये एक तरह का जो हम यहाँ कंपेयर मीन में जाके मीन निकालते हैं वैसा निकाल दिया। लो रिस्क के लिए 33 है, हाई रिस्क के लिए जो था 26 है, यानी जितनी छोटी एज है उतना रिस्क ज़्यादा है। इनकम 3.2 और 2.1, जिनकी कम इनकम है उनका हाई रिस्क ज़्यादा है डिफ़ॉल्ट करने का, और जिनके मैरिड लाइफ के ईयर्स ज़्यादा हैं उनका रिस्क कम है, जिनके कम है उनका ज़्यादा है। तो ये उनका स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेट्स वगैरह है। स्टैंडर्ड डेविएशन आप चेक कर सकते हैं, 33 पे 4 है, 1/8 के करीब, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन डाटा में, डाटा ही कम है।
अब ये वाली टेबल समझते हैं। इस टेबल का पर्पज़, दो पर्पज़ हैं इसके। पहला इसका पर्पज़ है ये बताना कि क्या हर फैक्टर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं। अगर कोई नहीं कर रहा तो लेटर ऑन वो रिग्रेशन इक्वेशन में या एलडी इक्वेशन में वो बाहर हो जाएगा अपने आप ही। तो यहाँ हमारे तीनों 0.05 से छोटे हैं, तो इसका मतलब तीनों ही हमारे सिग्निफिकेंट हैं। अब आता है एक विल्क्स लैम्डा। विल्क्स लैम्डा क्या चीज़ है कि जब हमने यहाँ पर अनोवा यूज़ किया था, तो अनोवा टेबल पे चलते हैं। अनोवा टेबल पे मैंने रिग्रेशन वीडियो में ये समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअली ये बिटवीन ग्रुप, विद इन ग्रुप होता क्या है, आता कहाँ से है। एज के अंदर जो टोटल वेरिएशन है वो है 440, उसका एक्सप्लेंड पार्ट है 213 और अनएक्सप्लेंड है 226। तो अगर हम देखें कि हमारा जो ये जो ग्रुप है दो, ये इसको कितना एक्सप्लेन करते हैं, तो शायद आपको ध्यान हो आर स्क्वायर का फार्मूला होता था दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो ये हो गया 48% हमारा एक्सप्लेंड है। तो अगर मैं ये देखूं कि एक्सप्लेंड क्या नहीं है, यानी ये वाला पोर्शन डिवाइडेड बाय 440, इसका ये क्या मतलब है, 0.51, इसका मतलब ये अनएक्सप्लेन्ड पार्ट है। विद इन ग्रुप का जो रह गया हमारा वो अनएक्सप्लेन्ड पार्ट हुआ, यानी एक तरह का जो एक्सप्लेन्ड था। रिग्रेशन में इसको हम बोलते थे रिग्रेशन और रेजिडुअल। यहाँ पे हम बोल रहे हैं बिटवीन ग्रुप वेरिएशंस क्या हैं। बिटवीन ग्रुप मतलब लो और हाई में, और विद इन ग्रुप का मतलब है लो के अंदर भी वेरिएशंस है और हाई के अंदर भी वेरिएशंस है। तो उसका टोटल अमाउंट कितना है, वो है 0.51। तो इसका हम एक नाम रख देते हैं यहाँ पे, और इसका हमारा सबसे पहला आया 515 विल्क्स लैम्डा। तो ये जो विल्क्स लैम्डा है, मैं इसको चेक कर लूँ क्या बाकियों के लिए भी यही आ रहा है या नहीं। तो मैंने एक्सेल में वही फार्मूला यूज़ कर दिया। ये तो हमारा एक तरह का आर स्क्वायर था और ये हमारा है विल्क्स लैम्डा। तो विल्क्स लैम्डा का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले देखिए आर स्क्वायर जितना अच्छा हो उतना अच्छा, जितना ज़्यादा होगा आर स्क्वायर तो बेहतर है कि मतलब बिटवीन ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा है। रिग्रेशन में ऐसे पढ़ते थे हम। यहाँ हम क्या देखेंगे, विल्क्स लैम्डा क्या होगा, जितना कम उतना बढ़िया। तो एक तरह से ये जो विल्क्स लैम्डा है ये मेरा बता रहा है कि कितना प्रपोर्शनेट, कितना वो जो टोटल का वेरिएशंस अनएक्सप्लेन्ड है, और ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। मतलब क्योंकि इसके 1 माइनस विल्क्स लैम्डा हमारा नियरली आर स्क्वायर के वो हो जाएगा। मतलब वैसे तो इक्वल होगा, पर यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर उसको हम बोलेंगे बिटवीन ग्रुप वेरिएशंस। तो 1 माइनस ये जो बिटवीन ग्रुप वेरिएशंस है प्रोपोर्शनेट, इसका ये हो जाएगा विद इन ग्रुप का। तो विल्क्स लैम्डा से हमें क्या पता लगा, विल्क्स लैम्डा से हमें ये पता लगा तीनों वेरिएबल में एज सबसे सिग्निफिकेंट वेरिएबल है, नंबर 2 पे है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ, और नंबर 3 पे है हमारा इनकम। ये इनकी रैंकिंग हमें पता लगी अनोवा टेबल से। तो अनोवा टेबल दो काम करती है, क्या तीनों सिग्निफिकेंट हैं या नहीं, और उनका सेकंड रैंकिंग क्या है। सेकंड रैंकिंग वैसे टू सम एक्सटेंट आप सिग्निफिकेंस से भी देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ये कम है ये, पर फिर भी विल्क्स लैम्डा ज़्यादा ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा है कि आपको याद हो रिग्रेशन के अंदर एक एजम्पशन था मल्टी कोलिनियरिटी का, ये वही चीज़ है। कोरिलेशन क्या है इन सब के बीच में, तो कोवेरियंस मुझे अभी नहीं चाहिए, तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ टेबल को, और ये हमारा आ गया है कोरिलेशन का टेबल। एज का इनकम से कोरिलेशन है 0.54 माइनस 0.4, नंबर ऑफ ईयर्स से है 0.38। ठीक है, लो है लेकिन टुवर्ड्स 0.5 ही है। एक बार हमें देखना पड़ेगा, मल्टी कोलिनिटी का इशू हो सकता है, हालांकि कम है इसमें, और ठीक है जी आगे। नेक्स्ट है हमारी कोवेरियंस मैट्रिक्स। ये हमारा हो गया एक तरह का सब्स्टिट्यूट 11 का। तो 11 में हमारे रहते थे दो ग्रुप के वेरिएंस सेम हो, यहाँ क्या बोलेंगे, इनके कोवेरियंस सेम हो, यानी एज का जो यहाँ पर कोवेरियंस है 15 लो ग्रुप में और हाई ग्रुप में है 12, ये दोनों सेम होने चाहिए या कंपेरेबल। इसी तरह बाकी के सारे सेम होने चाहिए। इनको चेक करता है बॉक्स एम, इक्वलिटी ऑफ कोवेरियंस मैट्रिक्स, और बॉक्स एम की ये वैल्यू हमारी आ गई है ग्रेटर देन 0.05। इसका मतलब हमारे जो नल हाइपोथेसिस लिख रखी है कि इक्वल पॉपुलेशन वेरिएंस हैं, 0.05 से बड़ी मतलब एक्सेप्ट हो गई है। इनकेस ये रिजेक्ट होती तब मैं एक बार इसको दोबारा रन करता और यहाँ सेपरेट ग्रुप को कर देता। तो
ये हमारा पहला, लेकिन ये टू सम एक्सटेंट ना कई बार बायस्ड हो जाता है, एस्टिमेटर सैम्पल साइज पे डिपेंड करता है। ये हमारे तीन चीज़ें हमने डिस्कस की। पहला हमने डिस्कस किया तो मीन था, मीन के बाद हमने डिस्कस किया इक्वालिटी। ये दो काम कर रहा था, क्या हर एक हमारा जो प्रिडिक्टर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट कैटेगोरिकल वेरिएबल रिस्क से रिलेटेड है या नहीं, और उसकी एक सीक्वेंस भी आ गई कि कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विल्क्स लैम्डा इट्स समथिंग लाइक अनएक्सप्लेन्ड जो पोर्शन है हमारा उसको डिनोट कर रहा है ये, सॉर्ट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर। तो जितना कम उतना अच्छा। कोरिलेशन हमें मल्टीकोलिनियरिटी के बारे में बता रहा है। तो अगर यहाँ मल्टीकोलिनियरिटी होती तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कोई ना कोई ग्रुप इनसिग्निफिकेंट हो जाता, या जब हम आगे करेंगे तब फ़र्क पड़ता। ये एजम्पशन है कोवेरियंस मैट्रिक्स का, जिसको बॉक्स से हमने कैलकुलेट किया और ये बॉक्स से हमके रिजल्ट आ गए। अब आगे चलते हैं। ये क्या चीज़ है, आइगन वैल्यू और विल्क्स लैम्डा फिर से आ गया। अब और यहाँ एक लिखा हुआ है कैनोनिकल कोरिलेशन 0.825। अब पहले तो ये देखिए कि मैंने यहाँ पर जो डाटा फाइल थी इसमें एक तो स्कोर कर दिया था प्रिडिक्टेड वैल्यू, देख लें यहाँ पे क्या है, प्रिडिक्टेड ग्रुप, यानी मैंने एक रिग्रेशन इक्वेशन बनाई है और उस इक्वेशन में इन तीनों की वैल्यू पुट करके निकाला तो इसकी कोडिंग आ गई 1 या 2, यानी इसने अपने आप एल्गोरिथम से बना दिया लो या हाई आएगा, और एक स्कोर भी निकाल दिया। हम आएंगे स्कोर कैसे निकालते हैं इस पे भी आएंगे और इस पे भी आएंगे। तो सबसे पहले तो स्कोर को देखिए, ये जो स्कोर है हमारा इसका क्या इससे कोई कोरिलेशन है, और देख लें कोरिलेशन बाइवेरिएट रिस्क का हमारे डिस्क्रिमिनेंट स्कोर से। तो इसने बताया 0.825 का कोरिलेशन है इन दोनों के अंदर। तो अगर हम आइगन वैल्यू पे आते हैं, ये है कैनोनिकल कोरिलेशन। तो कैनोनिकल कोरिलेशन क्या होता है, जो हमने रिग्रेशन इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन बना दी हमने, इक्वेशन तो देखिए ये जो है ना अनस्टैंडर्डाइज, ये इक्वेशन है हमारी, इस पर हम अभी आते हैं। तो जो भी इक्वेशन हमने बनाई, इक्वेशन से हमने कुछ स्कोर कैलकुलेट किया ओरिजिनल वैल्यूज़ पे, इनके स्कोर पुट करके ये वो स्कोर आ गया। अब मैं देख रहा हूँ इन स्कोर में और इसमें क्या कोई कोरिलेशन है दो चीज़ों में, तो वो कोरिलेशन हमारा 0.8 के करीब का है। 0.8 तो हाई है और पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा कोरिलेशन ठीक है और हमारा प्रेडिक्शन भी काफ़ी ठीक लग रहा है। अब ये आइगन वैल्यू क्या है, आइगन वैल्यू समझने के लिए अब हम चलते हैं रिग्रेशन के आउटपुट में। तो रिग्रेशन के आउटपुट में ये टेबल थी, इसने बताया था R² 68 है। इसमें देखिए रिग्रेशन टेबल है क्या, एक मिनट के लिए हम टेक्निकल पॉइंट लगेगा या नहीं उसको छोड़ते हैं। 3 प्रिडिक्टर लेके हमने जब भी इसको एक्सप्लेन किया रिस्क को, अब SPSS को पता नहीं है 1 का क्या मीनिंग है, 2 का क्या मीनिंग है, इसके लिए तो नंबर्स हैं खाली। तो इसके ऊपर जब हमने रिग्रेशन को रन किया तो रिग्रेशन का आउटपुट हमारा आया कि 1 और 2 का जो वेरिएशंस है वो है 4.5, यानी ये 1 है 2 है, देखिए सेम तो है नहीं, वेरिएशंस है। और वेरिएशन आप OLS रिग्रेशन के फर्स्ट वीडियो से अगर आपको आइडिया है, रिग्रेशन का वेरिएशंस का मतलब है क्योंकि ये वैल्यू सेम नहीं है, इनका मीन निकालेंगे, हर वैल्यू का मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनके स्क्वायर का टोटल हमारा है 4.5। जब हमने तीनों को यूज़ करके एक रिग्रेशन इक्वेशन रन किया तो उसने 3.06 एक्सप्लेन कर दिया और अनएक्सप्लेन्ड बच गया 4.35। तो इसको हम कॉपी लेके कर लेते हैं एक्सेल में। तो अगर मैं ये देखूं कि कितना तो एक्सप्लेन्ड है और कितना एक्सप्लेन्ड नहीं है, इसका रेशो क्या है, तो ये रेशो है हमारा 2.13। और 2.13 ये क्या चीज़ है हमारी, 2.13 ये है हमारी आइगन वैल्यू। तो अब आइगन वैल्यू का मतलब समझिए, खुद ही एक बार गेस करने की कोशिश करें क्या हुई आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू हमारा हो गया कि जो भी हमने ये इक्वेशन रन कर रहे हैं उसमें एक्सप्लेन्ड पार्ट डिवाइडेड बाई अनएक्सप्लेन्ड पार्ट। और अब मुझे बताइए आइगन वैल्यू छोटी अच्छी या बड़ी अच्छी। आइगन वैल्यू एक तरह का रेशो हो गया है एक्सप्लेन्ड और अनएक्सप्लेन्ड का। तो हम हमेशा ये चाहेंगे कि जो एक्सप्लेन्ड पार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो जितनी आइगन वैल्यू ज़्यादा होगी उतना बढ़िया, उतना अच्छा है हमारे लिए। तो मतलब
वो ठीक है कि इसमें वो बाद में करेंगे कि रिग्रेशन लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन टेक्निकल बात ये है कि जो टोटल वेरिएशंस हैं तीनों वेरिएबल मिलके उसको कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो एक्सप्लेन्ड और अनएक्सप्लेन्ड का रेशो है उसका हमने एक नाम रख दिया है, वो नाम है 2.13। हालांकि ये चीज़ तब सेंस कर रही है जब यहाँ पर सिर्फ दो कैटेगरी हैं। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तीन कैटेगरी होंगी तब आइगन वैल्यू थोड़े से अलग तरीके से निकलेंगी, और दूसरा जो फंक्शन आएगा या तीसरा आएगा। विल्क्स लैम्डा फिर से आ गया। विल्क्स लैम्डा क्या है? 0.319। 0.319 है हमारा वही जो हम पहले कर रहे थे कि अनएक्सप्लेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल रिग्रेशन इक्वेशन में 3188, इसका नाम हमने विल्क्स लैम्डा रखा है। तो फिर इस लैम्डा में और ऊपर वाले लैम्डा में क्या फ़र्क था? एक तो ये लैम्डा था और एक ये लैम्डा था। देखिए ये लैम्डा है हमारा एक एक का, एक था रिस्क और एक था एज। उसमें हमने लगाया था ना यहाँ पे वन वे एनोवा। ये जो एज है ये एज की वेरिएशंस है 440, जिसको रिस्क ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, इसकी इनकम की वेरिएशन थे 19, जिसको रिस्क एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, ये कोशिश है इसकी। और इन कोशिशों का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिस्क है और डिपेंडेंट इन तीनों को हमने लिया था, तो वहाँ पर हमारा आ गया था ये विल्क्स लैम्डा, ये वाला ऊपर वाला विल्क्स लैम्डा टेस्ट ऑफ इक्वलिटी में। अब हम उल्टा कर रहे हैं। अब हमने किया है कि तीनों वेरिएबल मिलके रिस्क को एक्सप्लेन कर रहे हैं। समझ आ रहा है? एक बार तो रिस्क तीनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था और हम देख रहे थे कितना अनएक्सप्लेन्ड पार्ट है, और उससे हमें ये पता लगा था कि जितना छोटा उतना इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि तीनों मिलके रिस्क को कितना एक्सप्लेन करते हैं, और विल्क्स लैम्डा जितना छोटा उतना अच्छा, क्योंकि विल्क्स लैम्डा है क्या चीज़? ये टोटल में से अनएक्सप्लेन्ड है। तो बेसिकली ये एक ही टेबल से दो चीज़ निकाली। इन दोनों के रेशो का नाम हमने आइगन वैल्यू रख दिया और इन दोनों के रेशो का नाम हमने रख दिया है विल्क्स लैम्डा। तो ये विल्क्स लैम्डा कैसा होना चाहिए हमारा? सिग्निफिकेंट है। बहुत ही अच्छी बात है ये भी, अगर ये सिग्निफिकेंट आ रहा है। इसको एक बार दोबारा चेक कर लें इसके ट्यूटोरियल में। तो इनका कहना है विल्क्स लैम्डा 0 से 1 के बीच होता है, और अगर ये सिग्निफिकेंट है इसका मतलब ग्रुप मीन्स डिफ़र। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो तीनों को हम यूज़ कर रहे हैं, तीनों को मिला के हमने जब अपनी रिग्रेशन इक्वेशन यूज़ की और जो नई प्रिडिक्शन की है, नई हमारा आई है इक्वेशन से जो दो ग्रुप बने हैं, देखो ये बने हुए ग्रुप, ये ग्रुप हमारे सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, ओवरलैप नहीं है। इसका मतलब हमारी रिग्रेशन इक्वेशन फेयरली गुड है। तो अभी तक तो ये टेस्टिंग मैकेनिज्म ही चल रहे थे, एनालिसिस तो शुरू ही नहीं हुई अभी हमने पहले वन वे चेक किया रिस्क से इनको, फिर नीचे इनसे रिस्क को चेक किया, कोवेरिएंस का अजम्पशन था हमारा, इन दोनों को चेक किया, आइगन वैल्यू और ये दोनों हमारी रिग्रेशन की टेबल से आती हैं, कितना एक्सप्लेन है। अब हम फाइनली आते हैं कि चलो भाई अगर सब ठीक है तो अब बताओ कि हमारी इक्वेशन क्या है। तब ये तीन टेबल है। सबसे पहले इक्वेशन हमारी होगी जैसे रिग्रेशन में लिखते थे 0.246 इंटू एज प्लस 0.803 इंटू इनकम प्लस 0.08 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स एंड -10। ये रिग्रेशन इक्वेशन है और इसको हम लिखेंगे इक्वल टू व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट स्कोर। तो इसे मैं लिखूं, यहाँ मैं लिखता हूँ डिस्क्रिमिनेंट स्कोर इज इक्वल टू 10.003 प्लस 10 हमारा माइनस का है, ये -10 दिस प्लस 0.246 इंटू एज प्लस 0.803 इंटू इनकम प्लस 0.085 इंटू मैरिड लाइफ ईयर्स। ये हमारी होगी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पुट करते हैं 35, 40 और 8। तो जब इसको 35 पुट करेंगे, इसको 40, इसको 8, इसका जो स्कोर है वो आएगा 2.48। ये हमारा हो गया प्रिडिक्टेड वैल्यू, ये हमारी वैल्यू आ गई। अभी हमें ये भी देखना है कि ये कहाँ से आ गई वैल्यू। इससे पहले आगे चलें, एक दो चीज़ें और। यहाँ पे हमारे पास जैसे रिग्रेशन हमें देता था अनस्टैंडर्डाइज के साथ, ये स्टैंडर्डाइज है क्योंकि इन सब की यूनिट्स अलग अलग हैं, एज अलग है, एज तो ईयर्स में है, इनकम
थाउजेंड्स में है, नंबर ऑफ़ ईयर्स फिर से ईयर्स में है, तो इनको कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है। तो ये कहना कि इनकम का कोफिशिएंट ज़्यादा है इससे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ठीक नहीं है। तो इन सब का स्टैंडर्डाइज बीटा निकाल दें। आई होप आपको क्लियर है स्टैंडर्डाइज बीटा क्या है। तो ये है स्टैंडर्डाइज बीटा। स्टैंडर्डाइज बीटा से कंपैरिजन पॉसिबल होता है। तो एज सबसे इम्पोर्टेंट है, फॉलोड बाय इनकम, फॉलोड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो ये एक हमने ऊपर भी निकाला था इनकी, तो मैं बीच वाले ओके चलो, एक हमने यहाँ निकाला था। सबसे इम्पोर्टेंट है एज, नंबर 2 पे इम्पोर्टेंट है नंबर ऑफ़ ईयर्स, नंबर 3 पे है इनकम। एज, मैरिड और इनकम। और अब जो हमारा आ रहा है ये आ रहा है एज, इनकम और मैरिड। ओके, अब ये तो गड़बड़ हो गई, वो कुछ बोल रहा है और नीचे कुछ अलग रिजल्ट आ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ हमने कंक्लूड किया था टेस्ट ऑफ, ओके ये शायद मेरा सिस्टम हैंग हो गया, कोई बात नहीं। अब ये देखते हैं हमने क्या किया था। देखिए फ्रेंड्स, इसके रिज़ल्ट हमेशा सेम आने चाहिए। हमारी दो चीज़ें हैं, एक है हमारी चीज़, इसका काम ख़त्म हो गया है। हमारी दो चीज़ हैं, एक तो हमारा है नंबर ऑफ जो हम अनोवा टेबल से निकालते हैं इनकी रैंकिंग। यहाँ पर एज, जो विल्स लैम्डा जितना छोटा उतना अच्छा, एज, ईयर और इनकम। और एक हम करते हैं स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन वेट से। अगर इन दोनों में ठीक है तो इसका मतलब है हमारे पास कोई मल्टीकोलिनिटी के इशू नहीं है। और अगर अलग अलग आ रहे हैं तो हम रेफ़र करते हैं स्ट्रक्चर मैट्रिक्स को। स्ट्रक्चर मैट्रिक्स ये यूनिटलेस है एक तरह का, मतलब इस पे मल्टीकोलिनिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी वही चीज़ दे रहा है कि इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। तो ये बता रहा है सबसे इम्पोर्टेंट है एज, उसके बाद है नंबर ऑफ़ ईयर्स और ये है हमारा इनकम। तो अब देखेंगे स्ट्रक्चर मैट्रिक्स जो है और हमारा टेस्ट ऑफ इक्वलिटी ये लगभग सेम आ रहे हैं, एज, मैरिड ईयर और इनकम। और स्ट्रक्चर मैट्रिक्स भी यही बात बता रहा है। अगर इन दोनों में आपस में ना बने, इसकी से रैंकिंग अलग आए, इसकी अलग आए, सॉरी ऊपर वाले की अनस्टैंडर्डाइज की और स्ट्रक्चर मैट्रिक्स की, इसका मतलब है कि देयर आर सम इश्यूज ऑफ मल्टीकोलिनिटी। अब मल्टीकोलिनिटी को कैसे दूर करेंगे तो ये आगे करेंगे बात, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी स्टेप वाइज मेथड है और वो मल्टीकोलिनिटी को बिल्कुल दूर कर देता है। तो ठीक है, मल्टीकोलिनिटी को अब देखेंगे हम थोड़ी देर में, पर अभी चलते हैं। इक्वेशन आ गई और इक्वेशन मैंने शायद यहाँ लिख भी दी थी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन के साथ साथ ये एक और भी बात दे रहा है। इसने दिया है फंक्शन एट ग्रुप सेंट्रॉइड। इसने कहा हमारे जो केसेस हैं वो स्कैटर्ड हैं। तो इस तरह का अब मैं एक लाइन बनाता हूँ कि हमारे पास ऐसा होता है, एक्स एक्सिस पे ये -1 है, फिर ये चलते चलते यहाँ 0 आ गया हमारे पास, फिर चलते चलते ये +1 आ गया। ठीक है, ऐसे लाइन है मेरे पास। तो इसने कहा कि एक है लो रिस्क 1.37 और माइनस का 1.37, यानी माइनस का 1.37 समथिंग यहाँ आएगा -1.37। और इस पे चलते जाएं, यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा इससे थोड़ा सा आगे चल के +1.37। जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, जो भी हमारा जैसे ये आया ना, हमारा स्कोर आ गया। अब इस पे हम क्या कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन हमारा ये रहेगा, अगर किसी की वैल्यू 1.37 से 37 या उससे छोटी आती है वो तो रहेगा लो रिस्क पे। और यहाँ मैं लिख देता हूँ हाई रिस्क, हाई रिस्क। और ये वाला जोन हो गया है मेरा लो रिस्क का। कैसे पता लगा ये बात, देखिए यहाँ पर लिखा है -1.37 हाई रिस्क। इसका मतलब ये पढ़ा जाएगा -1.37 से बड़े, -1.31 से जितने लेफ़्ट साइड होंगे वो सब हाई रिस्क में जाएंगे, 1.37 से बड़े लो रिस्क में जाएंगे। और बीच के जो केस हैं ना, ये वाले केसेस, इन केसेस का हमें श्योर नहीं है। श्योर नहीं है का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हमारे पास कई तरह के केस हैं, वो नीचे चल के आपको क्लियर होगा। यहाँ पे ये तो क्लासिफिकेशन समरी बता रहा है। प्रोबेबिलिटीज़ ने हमने 0.5 ली थी दोनों की सेम सेम, तो यहाँ से आपको पता लग जाता है कि कम ज़्यादा है आपके
कितना लें, इसको भी अभी समझाता हूँ इस टेबल को। फाइनली इस पे आ जाएं। देखिए, ओरिजिनली मेरे पास टोटल 18 केस थे, 9 लो रिस्क वाले, 9 हाई रिस्क वाले। ये देख लीजिए, लो रिस्क के यहाँ पे 9 हैं और 9 है हाई रिस्क के, 18 केस हैं। मैंने एक इक्वेशन बनाई, एक प्रिडिक्शन की, ये स्कोर निकाला, एक सेंट्रॉयड निकाला। सेंट्रॉयड के बेस पे मैंने ये कहा, अपनी थ्योरी दी कि इससे ज़्यादा पे इधर, इससे कम पे इधर। तो चेक कर लें, 1.37 से ज़्यादा सारे इसने लो रिस्क प्रिडिक्ट किए होंगे। तो 1.37 से ज़्यादा, तो एक काम करते हैं, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। 1.37 से ज़्यादा ये सारे केस हैं, ये इसने कहा है सारे के सारे लो रिस्क के हैं। और -1.37 से नीचे हाई रिस्क है, ये सारे हाई रिस्क के हो गए, -1.37 से नीचे। तो बीच में क्या है, इनका क्या है, इनका, इसका ये कहना है, और देखिए आप ये चेक करें, ये हाई रिस्क हमने कहा है और एक्चुअल भी हाई रिस्क ही थे, और 1.37 से ज़्यादा ये वाले केस हमने लो रिस्क कहे और एक्चुअल भी लो रिस्क ही थे। लेकिन जब इन दोनों के बीच में हम चले, इन दोनों के बीच में हमें तो क्लियर है, मतलब प्रिडिक्शन में तो हम बोल रहे हैं कि 0 से जो बड़ा होगा वो लो रिस्क की तरफ है। तो देखो, 0 से जो पॉजिटिव वैल्यू है, हमने सारे 0 से पॉजिटिव होते ही हमने लो रिस्क कहा। लेकिन रियल लाइफ केस में 1-2 ऐसे भी केस थे जो हाई रिस्क का था, मतलब हमारे अनुसार नहीं होना चाहिए पर वो था, हाई रिस्क में था। इसी तरह 0 से नीचे हमने तो कहा हाई रिस्क है, पर रियल लाइफ केस में 1-2 केस हो सकता है, खैर यहाँ नहीं है कोई, जो हाई रिस्क में हो। तो बेसिकली 4 कैटेगरी बनी। पहला बना जो एक्चुअली में हाई रिस्क था और मेरे प्रेडिक्शन ने भी हाई रिस्क कहा, 1.37 से बड़े वाले केस। दूसरा हुआ जो एक्चुअली मेरे अनुसार तो हाई रिस्क था, मेरे मतलब प्रेडिक्शन के अनुसार, पर रियल लाइफ में कुछ मिसमैच था, हमें श्योर नहीं है। तो ये वाला जो जोन है इन दोनों के बीच वाला, इसका एक नाम होता है जोन ऑफ कन्फ्यूजन। तो इसलिए इस टेबल को कई बार कन्फ्यूजन टेबल भी बोल देते हैं। हालांकि क्लासिफिकेशन टेबल है, पर कई बुक्स में इसे कन्फ्यूजन टेबल लिखा है। कन्फ्यूजन टेबल का मतलब कि ये हमें श्योर नहीं है, रियल लाइफ में हमारे अनुसार तो जो 0 से छोटा है वो हाई रिस्क होना चाहिए, पर रियल लाइफ में केस था जो लो रिस्क पे था, जो बैंकर्स ने कैलकुलेट किया। और यहाँ पे हमारे अनुसार लो होना चाहिए, पर एक्चुअल ऐसा मिला हमें जो हाई रिस्क था जिसका। ये तो गिवन डाटा है जिस पे हम निकाल रहे हैं। तो अब इस टेबल को पढ़ते हैं। एक्चुअल में ओरिजिनली 9% थे जिनका लो रिस्क था हमारे पास। हमारे इक्वेशन ने प्रिडिक्ट किया 9 के 9 लो रिस्क वाले हैं, मतलब परफेक्ट है, हाई रिस्क वाला हमने कोई किया ही नहीं। ओरिजिनली हाई रिस्क के 9 थे, जिसमें से हमारा मॉडल बोलता है 8 होने चाहिए, एक हमारे अनुसार होना चाहिए लो रिस्क का। ओरिजिनली हाई रिस्क के 9 थे, जिसमें हमारा मॉडल बोलता है 8 होने चाहिए, तो ये तो ठीक है, ये गलत है। तो ये डायगोनल हमारा सही होता है। एक्चुअल में लो थे, हमने भी लो कहा, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल में हाई था, हमने भी हाई कहा, बहुत बढ़िया है। ये एरर है। तो टोटल 18 में से 17 हमारे सही हैं। कितना परसेंटेज हो गया, 17 डिवाइडेड बाई 18, 94%। नीचे लिखा गया 94% करेक्टली क्लासिफाइड। तो अब इसका जब हम आउटपुट लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें लिखने वाली। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम शुरू करेंगे कि हमने कितने एंटर किए इसमें। 3 हमने, ग्रुप वगैरह मीन छोड़ सकते हैं। टेस्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ मीन हमें देना चाहिए सबसे पहले, कि पी वैल्यू लेस देन 0.05 है, जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस था, तो तीनों हमारे ठीक हैं। और विल्क्स लैम्ब्डा से सीक्वेंस पता लगे। ये छोड़ सकते हैं, पूरी टेबल्स देना, सिर्फ ये लिख सकते हैं बॉक्स एम्स का जो आया था, इक्वलिटी ऑफ कोवेरिएंस सही था या नहीं था, बस इतना सा लिख दें। इन दोनों के बारे में मेरे ख्याल से इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये दे सकते हैं विल्क्स लैम्ब्डा, कि विल्क्स लैम्ब्डा जितना छोटा हो उतना बढ़िया और सिग्निफिकेंट है। और विल्क्स लैम्ब्डा की वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है। और आई होप आप विल्क्स लैम्ब्डा समझ रहे होंगे, ये 1 - r² ही है एक तरह का, तो जितना छोटा उतना बढ़िया, और ये सिग्निफिकेंट है। फिर इसके बाद हम एक डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन लिखेंगे, उसके साथ ही ये ग्रुप सेंट्रॉइड लिखेंगे, और कंपैरिजन पर्पज़ के लिए ये भी यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर मैट्रिक्स हमारा मल्टीकोलिनिटी को बारे में बताता है। और फाइनली हम एक ये टेबल देंगे।
अब आ जाती है ये, एक तो ये भी चीज़, ये क्या है क्लासिफिकेशन, दो और बातें, एक हमारा सिलेक्ट क्या होता है, सिलेक्ट के अंदर क्या करना है, और एक स्टेप वाइज क्या है, इनके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बताता हूँ। आई होप थोड़ा सा क्लियर है। इस एग्जाम्पल का ये फाइल भी मैं डाल देता हूँ, आपको मिल जाएगी, और इसका एक टेम्पलेट फाइल मैं बना के डाल देता हूँ कि इसको लिखना कैसे है, वो आप इसी लिंक पे मिल जाएगा आपको। थैंक यू।